हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो किसी भी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका नॉर्मल अपवर्तन होता है उसी प्रकार प्रिज्म का भी होता है। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया है। अगर आपको 3D बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, देख सकते हैं आप, इसी प्रिज्म में क्या करेंगे, ऊपर लाइन खींच देंगे और जब ये आकृति बना देंगे तो 3D में प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा बगल वाले में भी कर सकते हैं, नीचे वाले में भी कर देंगे। जहाँ पे भी आप ये लाइन खींचेंगे तो 3D में आपका प्रिज्म बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, प्रिज्म होता क्या है, दो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आगे भी होता है, त्रिभुजाकार पीछे भी होता है। दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर प्रिज्म की संरचना होती है। प्रिज्म की संरचना किस प्रकार होती है, दो त्रिभुजाकार, एक आगे की तरफ त्रिभुजाकार होता है, एक पीछे की तरफ त्रिभुजाकार होता है और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जो पृष्ठ है ना, ये जो 3D वाले ये पृष्ठ है। ठीक, ये तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं और एक आगे त्रिभुजाकार होता है, एक पीछे त्रिभुजाकार। प्रिज्म को जहां से भी घुमाएंगे वहां पे दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठ निकलेंगे, पृष्ठ बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे मिलकर प्रिज्म की संरचना होती है। दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर प्रिज्म की संरचना होती है। तो अब बात कर ले कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो ये तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था। हम क्या करते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं और दर्पण के बीच में क्या खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। और जब प्रकाश किरण वायु वाले माध्यम से आती, कहाँ पे आती, सघन माध्यम, जहाँ पे ठोस माध्यम स्थित होता है। जब प्रकाश किरण या जब आपतित किरण वायु से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती। जब कोई आपतित किरण वायु वाले माध्यम से ठोस वाले माध्यम यानी सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर सघन माध्यम से आए प्रकाश किरण, अभी तो भाई विरल माध्यम से आ रही है, तो क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रही है क्योंकि सघन माध्यम में आना है प्रकाश किरण को। लेकिन अगर हम माध्यम बदल दें, अगर सघन माध्यम में कर दें आपतित किरण को कि सघन माध्यम से आ रही है और कहाँ आ रही है, वायु में यानी एयर में आ रही है, विरल माध्यम में आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब सघन से विरल में आती है प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हटती है और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो वही यहाँ पे काम भी होगा इस प्रिज्म में। तो मान लेते हैं बाहर क्या है, वायु है यानी विरल माध्यम, अंदर क्या है प्रिज्म के, सघन माध्यम यानी ठोस है ना प्रिज्म। ठीक, तो अंदर सघन माध्यम है और बाहर फिर से विरल माध्यम है। तो देख सकते हैं आप, एक प्रकाश किरण गई, अब जब प्रिज्म से टकराएगी तो जाना उसको कैसे चाहिए था, एकदम सीध में आगे जाना चाहिए था, एकदम एक लाइन बनाता हुआ प्रकाश किरण जा रही थी। लेकिन जैसे प्रिज्म से टकराई तो क्या हुआ, उसका अपवर्तन हो गया, वो झुक गई। क्यों झुक गई, क्योंकि अगर हम अभिलंब खींचे तो देख सकते हैं जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो प्रकाश किरण सीधे जा रही थी तो क्या हुआ, झुक गई। अब जब दूसरे पृष्ठ से प्रिज्म के टकराई है तो उसका फिर से अपवर्तन हो गया। अब जब फिर से अपवर्तन हुआ तो अंदर है सघन माध्यम, बाहर है विरल माध्यम। ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अभी क्या हो रहा था, जब पहले प्रकाश का अपवर्तन हुआ वायु से, जब सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी थी, लेकिन जब फिर से उसका पुनः अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि सघन से विरल में जा रही। तो इन्हीं जो किरण थी, पहले अपवर्तन हुआ तो उसको हम भी बढ़ा लेंगे और जो निर्गत किरण थी सघन से विरल में गई है उसको भी हम बढ़ा के खींचेंगे तो एक पॉइंट दिखेगा। देख सकते हैं आप कैसे होता है अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा था अपवर्तन, जब प्रकाश किरण वायु से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुकी। देख सकते हैं आप, ये है अभिलंब इसके, ये क्या है, अगर हम अभिलंब खींचे जहां जहां पे अपवर्तन हुआ है वहां पे हम क्या करें, अगर अभिलंब खींचे तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। पहले प्रकाश किरण आई, देख सकते हैं आप, पहले प्रकाश किरण आई वायु से सघन में जा रही है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक रही है। ठीक, लेकिन जब दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा अपवर्तन हो रहा है, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन फर्स्ट है, अपवर्तन हुआ तो अभिलंब की ओर झुक रही है। देख सकते हैं आप, अभिलंब की ओर झुक रही है ना, कंडीशन फर्स्ट में क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर झुक रही है। देख सकते हैं आप, जो पहले से दूसरे में अपवर्तन हो रहा है अभिलंब की ओर झुक रही है, लेकिन जब दूसरे से तीसरे में अपवर्तन होगा
जब तीसरी कंडीशन में अपवर्तन होगा तो वो क्या होगा, अविलंब से दूर हटेगी। क्यों हटेगी, क्योंकि अंदर क्या है, सघन माध्यम। प्रिज्म कैसा है, सघन माध्यम में। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है, अविलंब से दूर हटती है। ये दो हमने क्या क्या कर लिए हैं, जहां जहां पे अपवर्तन हुआ है उसके अविलंब खींच लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, PQ एक आपतित किरण। PQ क्या है, आपतित किरण है। ठीक, जब PQ आपतित किरण है तो जब आप जानते हैं आपतित किरण के कारण जो कोण बनता है वो क्या होता है, आपतन कोण होता है। और जहां से किरण क्या होती, परावर्तित होती, तो उसके कारण बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन। देख सकते हैं आप, आपतित किरण यहाँ से आई ना, तो आई क्या है, आपतन कोण है। और यहाँ पे किरण परावर्तित हुई है उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपतित किरण गई तो इसके कारण कोण कौन सा बना, आपतन कोण। आई बना ना, I1। ठीक, पहली प्रकाश किरण कहाँ से आपतित हुई तो उसके कारण बना कोण, आपतन कोण। और जहां से किरण परावर्तित हुई है, झुकी है अवलंब की ओर, वो हो जाएगा परावर्तन कोण R1। और यहाँ पे फिर अपवर्तन हुआ तो यहाँ पे फिर एक आपतित किरण है I2, और यहाँ पे परावर्तन हुआ था तो ये परावर्तन कोण R2। तो ये सारे कोण इसी प्रकार बने हैं। देख सकते हैं आप, PQ से गई आपतित किरण तो उसके कारण जो कोण बना आपतन कोण वो क्या है, I1। और यहाँ पे किरण क्या हुई, प्रिज्म से टकराई तो अपवर्तन के पश्चात झुक गई है, किरण झुक गई ना, तो उसके कारण जो परावर्तन कोण है वो R1 है। ठीक है, और आगे फिर से प्रिज्म के पृष्ठ से टकरा गई है। जब प्रिज्म के पृष्ठ से टकराएगी तो फिर से उसका अपवर्तन हो गया, तो उसके कारण जो बना कोण है वो क्या हो जाएगा, आपतन कोण I2। और जहां पे किरण फिर से परावर्तित हो रही थी उसके कारण जो कोण बनेगा वो परावर्तित कोण हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम I1 और I2 के मान निकालें तो I1 बराबर क्या है, अगर देख सकते हैं बहिष्ठ कोण है दोनों, तो I1 अंदर वाले पूरे कोण के बराबर है, R वाले पूरे कोण के बराबर है। तो इनको हम क्या करेंगे, जहां से रेखाएं अपवर्तित हुई हैं उनको खींच के हमने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे जहां पे दोनों रेखाएं काटेंगी उसे हमने क्या नाम दे दिया, T नाम दे दिया। और P से Q, Q से R और R से S किरण गई है जहां पे अपवर्तन हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपतित किरण UTR ये क्या है, ये है इसका बहिष्ठ कोण। ये क्या है, UTS है बहिष्ठ कोण। ये विचलन कोण है, देख सकते हैं आप, विचलन कोण डेल्टा है। देख सकते हैं आप, P से Q पर प्रकाश किरण आपतित हुई, फिर Q से R पर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है, फिर R से S में क्या हुआ, फिर से निर्गत किरण हो गई, फिर से परावर्तन हुआ उसका। और I1 क्या है, I1 है इसका आपतन कोण। I1 क्या है, इसका आपतन कोण। R1 क्या है, I1 का परावर्तन कोण। और क्या है, I2 है दूसरी निर्गत किरण का आपतन कोण। और R2 क्या है, दूसरी निर्गत किरण का अपवर्तन कोण। ठीक है, और हम जहां जहां पे हमने जो किरण बढ़ाई थी, जहां जहां वो जा रही थी उसको हमने T नाम दे दिया है। और उसको हम एक अगर बढ़ा दें किसी भी त्रिभुज का, अगर हम एक रेखा को बढ़ा दें तो क्या होगा, वो बहिष्ठ कोण का काम करता है। और ये बहिष्ठ कोण का योग अंदर वाले, मान लेते हैं कि जो U वाला कोण है, ये जो डेल्टा है, Q और R कोण के क्या होगा, Q R और T कोण के बराबर होगा। डेल्टा का योग Q T R के योग के बराबर होगा। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण UTS। विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UTS, कोण UTS के। मतलब जो तीनों कोण हैं, चाहे आपका UTS मतलब नीचे जो निर्गत किरण चली गई ना वो है S। ठीक, वहां तक हमने लिया है भाई इस कोण के लिए। तो कोण UTS बराबर किसके हो जाएगा, कोण R, ये R S तक गई है ना किरण, निर्गत किरण, तो कोण UTS था। तो कोण UTS बराबर किसके हो जाएगा, TQR, TQR के प्लस RTQ के। अगर आप सीधा देखें तो विचलन कोण UTS बराबर किसके हो जाएगा, कोण TQR के प्लस RTQ के। एक बार सीधा कर लेते हैं, एक बार उल्टा। देख सकते हैं आप, TQR और QRT या RTQ। ठीक है, एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर देख सकते हैं आप, I1 क्या है, बहिष्ठ कोण है। और हमें तो नीचे वाला परावर्तन कोण पता है लेकिन Q वाला आधा कोण नहीं पता। तो I1 क्या है, पूरा इसका I1 है, तो
तो अगर हम इधर वाला कोण देखें तो ये भी पूरा I1 हो जाएगा। I1 क्या है, बड़ा कोण है पूरा बहिष्कोण का। तो अगर हम क्या करें, I1 में R1 घटा दे तो जो Q वाला कोण है जो ऊपर खाली है वो निकल आएगा। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा। अब हमें ऊपर वाला कोण R निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, बाहर जो है पूरा I2 कोण है, I2 बराबर पूरा R वाला कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसको, I2 माइनस R2 कर देंगे, छोटा वाला परावर्तन कोण बड़े वाले I2 से घटा देंगे तो ऊपर वाला कोण R आ जाएगा। ऐसे ही करके हमने Q और R निकाल लिए। यदि ये जो कोण है, यदि ये जो सारे मान है न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो, मतलब कम से कम विचलन की स्थिति में हो, इनमें जो परावर्तन हो रहा है वो कम से कम मात्रा में हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, I1 बराबर I2 बराबर I के, क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर I2 बराबर I के, और R1 बराबर R2 बराबर R के। यानी I1 और I2 की जगह हम I लिख सकते हैं और R1 और R2 की जगह R लिख सकते हैं, और डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M, यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह भैया हम क्या लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहिष्कोण हम पहले ही निकाल चुके। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये जो हमने न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण के मान निकाले हैं ना, इनको सब पुटअप कर लेते हैं। तो डेल्टा की जगह डेल्टा M, और I1 I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, और R1 R2 की जगह R लिख सकते हैं। तो चलिए मान लिख लेते हैं। तो I1 I माइनस R प्लस I माइनस R, तो 2I हो गया माइनस 2R, ये हो गया डेल्टा M। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब हमें क्या निकालने हैं, I और R के मान निकालने हैं और इस समीकरण में पुट करना है। तो आप जानते हैं कोई जैसे चतुर्भुज है PQRS, तो क्या होगा, कोई भी दो कोण का योग क्या होगा, 180 के बराबर। ये कैसे बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 90 और 90 हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 180। कोण P जोड़ दें, कोण Q जोड़ दें, तो 90 90 क्या हो गया, 180। अगर कोण Q जोड़ दें, कोण S जोड़ दें तो भी 180 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं TQO और R, TQOR एक क्या है, चतुर्भुज है। TQO और R क्या है, एक चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं। तो कोई से भी दो कोण 180 के बराबर होंगे। तो अगर हम कोण ऊपर वाला कोण ले लें, AQO और R, ऊपर वाला चतुर्भुज ले लें AQO और R से, तब भी क्या होगा, कोई दो कोण बराबर किसके हो जाएंगे, 180 के। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोण A ले लिया है, और क्या ले लेंगे, कोण QOR, कोण QOR, नीचे का कोण ले लिया और ऊपर का कोण A ले लिया, बराबर किसके, 180 के। ठीक, कोई से भी दो कोण बराबर किसके होंगे, 180 के। ठीक है, तो कोण A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AQO, और इधर आधा इसको ले लेंगे, AQO ले लिया है, और आप क्या करेंगे, ARO ले लेंगे, ARO या AOR। ठीक, तो बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। जब कोण A और प्लस कोण QOR बराबर 180 के था, तो AQO प्लस AOR बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 था। अब इसको हम कर लेते हैं समीकरण 2 के नीचे, समीकरण 3 को हम नीचे कर लेते हैं, और अब निकालते हैं I और R के मान। तो कैसे आएंगे I और R के मान, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोण QOR निकालना होगा। तो कोण OQR या QOR से, OQR से, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, कोण QOR क्या है भाई, इसमें परावर्तन कोण R1 प्लस R2 है, दोनों को जोड़ देंगे और प्लस QOR के कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 का मान आ जाएगा। भाई ऊपर वाला जो कोण है QOR का, तो ऊपर वाला हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, परावर्तन कोण के पता है R1 R2, तो R1 प्लस R2 प्लस QOR बराबर 180 के। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 की तुलना कर देंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, कोण A प्लस कोण QOR बराबर दोनों 180 के, तो 180 कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर में किसके कर देंगे, जो कोण OQR निकाला है, तो R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR, दोनों साइड QOR है तो कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, A बराबर
R1 प्लस R2। अब R1 बराबर R2 बराबर क्या है, R है, तो R1 की जगह भी हम R लिख सकते हैं और R2 की जगह भी R। R क्या हो गया, 2R। तो यहाँ से हम R का अगर मान निकाले तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। R बराबर A/2। तो अब इस R का मान अगर हम इस समीकरण में रख दें तो I का मान आ जाएगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं, तो I का मान निकाल लेते हैं। तो R का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए मान रख लेते, तो डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा, 2I। क्या हो जाएगा, डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R है, तो यहाँ पे हम R की जगह A/2 रख देते हैं। तो हो क्या आ जाएगा, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2 इंटू A/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A। अब हमें निकालना क्या है, I का मान निकालना है। तो हम क्या कर दें, R का मान हमें पता है, I का मान निकालना है, तो A को कहाँ भेज देंगे, डेल्टा M की तरफ। डेल्टा M प्लस A बराबर 2I। अब हम I को एक तरफ रखेंगे और जो 2 गुणे में है उसको बटे में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2 बराबर I के। तो ये किसका मान आ गया, I का मान। अभी हमको R का पता था, अब हमने I का भी निकाल लिया। तो I बराबर क्या हो गया, डेल्टा M प्लस A/2। तो अब हम क्या लगा देंगे, जब I और R के मान पता है तो हम लगाएंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम भैया क्या होता है, तो स्नेल का नियम, अगर कोई 2 माध्यम हो या कोई एक माध्यम, तो एक माध्यम के लिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है स्नेल के नियम से, n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अगर 2 माध्यम हो विरल और सघन तो हम क्या करेंगे, साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू N2 बटे N1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक एक का निकालना है, माध्यम कोई सा भी नहीं है, n है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइन I की जगह I का मान साइन I डेल्टा M प्लस A/2 और R की जगह A/2 है मान, तो A/2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र आया है n, वो क्या आया है, ये आ चुका है, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। तो ये प्रिज्म के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।